नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां के कुछ इलाकों जैसे दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर में घूमते हुए हमने देखा कि कैसे अबूझमाड़, सुकमा, बीजापुर जैसे गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों से आम आदिवासी पलायन को मजबूर हो रहे हैं और दूसरे ठिकाने बनाने लगे हैं। नए सिरे से परिवार बसाने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं और ऐसे में उनके मददगार साबित हो रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा और कौशल विकास की कई योजनाएं। युवाओं ने हमें भविष्य की उम्मीद भरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये भी बताना नहीं भूले कि जीवन में अभी भी कई अनिश्चितताएं घर बनाए हुए हैं। नक्सलियों की बदला लेने और सबक सिखाने का खौफ मंडरा ही रहा है। ये बात भी सभी ने माना कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में अभी भी वामपंथी अतिवादियों के लिए आधार क्षेत्र यानी कोर एरिया की तरह है। यदि शामिल नहीं हो तो मतलब आप जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ प्रमुख लोग हैं, उनको इस प्रकार का जो है डर बना है, कभी भी हमला कर सकते हैं नक्सली। सुरक्षा बल की कोशिशों और उसके बाद नक्सलियों से खाली कराए गए इलाकों में विकास कितना आसान है और कितना मुश्किल, ये सवाल बार बार मन में कौंध रहा था। हमारे सामने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के तहत आने वाले सारंडा जंगल की कहानी सामने आई और सामने आई ऑपरेशन एनाकोंडा 1 और 2 की कहानी। जैसे पूर्व में जो भी ऑपरेशन चलते थे वो 2 दिन 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए चलते थे। ये कंटिन्यूअस जो है 1 महीने से अधिक अवधि के लिए ऑपरेशन चलाया गया। एक पार्टी यदि जा रही थी तो दूसरी पार्टी वापस आती थी, इस तरह से अभियान चलाया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के मिले जुले अभियान के बाद सारंडा जंगल को नक्सलियों से अक्टूबर 2011 में मुक्त करा लिया गया। झारखंड के दक्षिण पश्चिम में फैले सारंडा पर साल 2001 से ही नक्सलियों का कब्जा था। सारंडा एक ऐसी जगह है जिसके एक छोर से जो है मुख्य रेलवे लाइन जो हावड़ा से मुंबई वाली रेलवे लाइन है वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और उस तरफ काफ़ी बड़ा शहर राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है वो भी उधर से काफ़ी नज़दीक है। इसलिए उन लोगों को पूरा जंगल भी उपलब्ध था, कनेक्टिविटी भी उपलब्ध थी, और रसद, खाने पीने का सामान, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी उनको आसानी से उपलब्ध थी। मलेरिया और घने जंगलों की दुश्वारियां मुंह बाए खड़ी थी। सैकड़ों जवानों को खतरनाक सेरेब्रल मलेरिया तक हो गया। एनाकोंडा 1 और 2 ऑपरेशन चले, जिसका परिणाम था कि ये पूरा क्षेत्र देखा जाए तो नक्सलियों से एक तरह से लिबरेटेड या कहा जाए आजाद हो चुका है, और इन बहादुर नौजवानों का, जवानों का उसमें महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। उनका ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का हेडक्वार्टर्स था और इसके लिए एक समेकित प्रयास करना पड़ा। जो जिले में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ का, जिला पुलिस का, राज्य सशस्त्र पुलिस का, और इस समेकित प्रयास और एक बेहतर नेतृत्व के कारण ही ये संभव हो सका। 1 महीने तक 2011 में बिल्कुल बरसात के समय में यह लगातार चलाया गया, और उस 1 महीने में सशस्त्र को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ी। वर्चुअल जवानों को प्लास्टिक बिछाकर जंगलों में सोना पड़ा और बारिश के बीच में बिना किसी शेड के रहना पड़ा। जब वो दिन याद आता है तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है कि वो दिन और इस दिन में जो है काफ़ी फ़र्क है। पेड़ पौधे और चारों तरफ के इलाका हम सर्च करते हुए चलते हैं, क्योंकि माइन जो है जो आईडी बिछा हुआ है, आईडी अपने आप नहीं फटता है। उसको फाड़ने के लिए एक आदमी कम से कम जरूरी है कि वहाँ पर बैठा रहेगा जब तक 2 तार ज्वाइंट नहीं होगा, आईडी नहीं फटता है। तो हम इसलिए जो है पूरा इलाका को सर्च करते जाते हैं, ताकि कोई आदमी अगर दूर दराज बैठे हुए 500-400 मीटर पर दिखाई दे तो हमको देखकर भाग जाता है। तो आईडी अगर है भी, हमको पता नहीं चला है, तो आईडी फटेगा नहीं, क्योंकि वो आदमी फाड़ने वाला तो भाग चुका है। हमने फैसला लिया झारखंड के कुछ इलाकों में जाने का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से रायपुर होते हुए हम झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। लाल गलियारे के सफर में हम छत्तीसगढ़ से रांची पहुंचे हैं, और शायद ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि
जिन इलाकों में नक्सलवाद है, जिन राज्यों में नक्सलवाद है, झारखंड उससे कैसे अलग है, छत्तीसगढ़ कैसे अलग था, इसका विश्लेषण हमने किया। अब देखना है झारखंड, जहां 60% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। झारखंड आने से पहले जब हमने यहाँ के बारे में पड़ताल की, जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं उनके बारे में पड़ताल की, तो सबसे पहले हमारे सामने सारंडा वन क्षेत्र का जिक्र आया। वहाँ के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जो विकास के कार्य हैं वहाँ उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। हमने सीधे रुख किया सारंडा के जंगलों का। पश्चिमी सिंहभूम का ये इलाका खनिजों से मालामाल है, खासकर लौह अयस्क से। और हम यहाँ देख सकते हैं कि लाल गलियारे की मिट्टी भी यहाँ लाल है। जब सारंडा के अंदर के इलाकों में जाएंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे विकास वहाँ जगह बना रहा है और कैसे सुरक्षा बल अपनी तैनाती और जो एक नीति रही है कि क्लियर, डेवलप एंड होल्ड, अब यहाँ पे होल्ड यानी सुरक्षा बल किस तरह से इलाके को अपने कब्जे में रखते हैं, कैसे नक्सलियों को दूर रखते हैं, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। चाईबासा से होते हुए अगर आप झारखंड में किरुबुरु या छोटा नागरा की ओर या उड़ीसा सीमा की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे साल के घने जंगल। ये साल के लंबे लंबे वृक्ष, और कहा जाता है ये इतने घने जंगल हैं और इसे एशिया का सबसे घना जंगल के खिताब से इसे नवाजा जाता है। और यही घने जंगल माओवादियों के गढ़ बने, उनके आरामगाह, पनाहगाह बने। और यही जो है कहा जाए तो इनका पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर यही बनाया गया। हाईवे के साथ साथ चलते जंगलों के अलावा आपका सामना होगा लाल धूल के अंबार से, ट्रकों में लदे आयरन ओर यानी लौह अयस्क या कहें काले सोने से। यहाँ जो ट्रक आवाजाही कर रहे हैं ये पहाड़ों से, खदानों से लौह अयस्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे फिर इसके आगे की प्रक्रिया होगी। और यही वो लाल पत्थर या कहा जाए लौह अयस्क है जो एक बड़ा इस राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों का स्रोत है, औद्योगिक विकास का स्रोत है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश के ज्यादातर इलाकों में ये मुद्दा हमेशा से रहा है कि यहाँ के संसाधनों के दोहन और उससे होने वाले सामाजिक और आर्थिक असर को कितनी संवेदनशीलता से समझा जा रहा है। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं स्पेशली, उनके प्रबंधन की बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनके प्रबंधन के लिए सरकार को जो ईमानदार व्यवस्था करनी चाहिए सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को चाहिए कि डंपिंग साइट उन्हीं के इलाके में हो और जो ख़रीदार हैं वहाँ जा कर के ख़रीदें और उनको ईमानदार उसका कीमत मिले। तो मुझे लगता है कि झारखंड के जंगल इतने विशाल, इतने उदार और आदिवासियों के प्रिय हैं कि आदिवासियों का रहन सहन ऊपर बढ़ जाएगा, उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। संसाधनों के दोहन और उपयोग से एक मुद्दा पूरे देश में हर जगह सामने आया है और वो है आदिवासियों को अपने मूल स्थान से विस्थापित होने का। डिस्प्लेसमेंट का समस्या कम है, लेकिन उनका ज़मीन तो ज़रूर जा रहा है, तो उनका खेती का ज़मीन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लाइवलीहुड के माध्यम से रिहैबिलिटेट का ज़रूरत पड़ता है। मीन घर मकान शायद नहीं तोड़ रहा हो, लेकिन उनका एग्रीकल्चरल ज़मीन कहीं ना कहीं जा रहा है, तो इन दैट वे इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन उनके लिए ज़रूरत पड़ता है। आदिवासियों से जुड़ा ये जटिल मुद्दा हमारे सामने बार बार आ रहा था, वो इसलिए भी क्योंकि नक्सली इन सवालों की आड़ बार बार लेते रहे हैं। माइग्रेशन गाँव से लगातार हो रहा है, लोग गाँव में कैसे रहेंगे ये स्थिति हो गई। माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माइग्रेट करके यही शहरों में आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं। रांची में आप देखिएगा, रांची में ही आप देखिएगा कि डोमेस्टिक वर्कर आज की तारीख में 20,000 डोमेस्टिक वर्कर रांची में काम कर रहे हैं। झारखंड में, दिल्ली में 5 लाख डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों की ओर जा रहा है किसी तरह अपना आजीविका चलाने के लिए। हमारा सफर जारी था। हाथी चौक से होते हुए हम छोटा नागरा की ओर बढ़े। रास्ते की सड़कें हमें सुखद आश्चर्य से भर रही थी। हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि सिर्फ 1-1.5 साल पहले तक हम इन इलाकों की तरफ आने की सोच भी नहीं सकते थे। पहाड़ों की ऊपर नीची ढलानों को पार करते हुए हम आ पहुंचे छोटा नागरा। साल 2011 में हुए नक्सल विरोधी अभियान में ये इलाका काफी खास रहा है, क्योंकि यहाँ नक्सलियों की गतिविधियां काफी हुआ करती थीं।
यहाँ सीआरपीएफ के शिविर में हमें एक स्कूल के फुटबॉल खेलते बच्चे मिले, लेकिन हमने जब नक्सलवादी हिंसा और तनाव भरे माहौल से निकले इन बच्चों से बात करने की कोशिश की तो काफी सकुचाते हुए उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में काफी कुछ कहने की कोशिश की। यहाँ किसने बताया था कि यहाँ पढ़ने कैसे आए आप? मेरा माता पिता जी ने। क्यों स्कूल में पढ़ना चाहते हो, क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी बनने के लिए। हाँ, मैं तो यहाँ सर 2007 से हूँ। अभी 6 साल हो रहा है। हाँ, मैंने एक चीज़ गौर किया सर, पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो रहे हैं बच्चे पढ़ने में। पेरेंट्स पहले जो था ये सर थोड़ा सा अविकसित इलाका था, आने जाने की सुविधा ठीक से नहीं थी। अभी विकसित हो रहा है और लोगों को पढ़ाई लिखाई का अहमियत समझ में आ रहा होगा, इसलिए सभी गार्जियंस जो है अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन के लिए भेजते हैं। अभी इतने बच्चे हो जाते हैं कि सर हम लोग को इंटरव्यू लेना पड़ता है कि किसको चयन करें। जी सर, जैसे कि इस बार मात्र आपका 19 सीट था, उसके लिए 57 बच्चे आ गए थे। पहले का तुलना में डर अभी फिलहाल यहाँ तो नहीं है। जैसे कि मैं जब नया आया था 2007 में, तब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर घटनाएं घटती थी, तो अधिक चर्चा करते थे कि कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है जी। तो ऐसा फिलहाल अभी माहौल ऐसा नहीं है सर। जो भी सारंडा के दूर दराज के गांव थे, धीरे धीरे पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं और अपनी समस्या को बता रहे हैं और भाकपा माओवादी के मूवमेंट वगैरह के भी बारे में हम लोग को गुप्त रूप से बता रहे हैं। भाकपा माओवादी आ जाते हैं ज़्यादा की संख्या में और ग्रामीणों को डरा धमका कर उससे कुछ खाना वगैरह बनवाते हैं और खाते हैं और ग्रामीण मजबूरन उनको खाना खिलाते हैं। और माओवादी कभी कभी उड़ीसा बॉर्डर से घुसते हैं और तुरंत चले जाते हैं, ठहरते नहीं। लेकिन सारंडा के इतने बड़े क्षेत्र में जो 3 तरफ से उड़ीसा की सीमा से लगा हो, नक्सलियों की गतिविधियों को पूरी तरह रोकना आखिर कितना संभव होगा? नक्सलियों की गतिविधि रहती है, परंतु उस प्रकार की नहीं है जैसी पहले थी, क्योंकि फोर्स वहाँ पे बहुतायत में है और फोर्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है उस एरिया में। इसलिए वो एरिया खाली नहीं कह सकते, परंतु एरिया जो है डोमिनेट किया हुआ है वर्तमान में। नक्सलवाद जब अपने चरम पर था, तब भी छोटा नागरा के इस इलाके में कुछ लोग डटे रहे। उन्हीं में से एक थे मोहन साहू, जो इस इलाके में पिछले 50 सालों से हैं। सब इधर उधर भागता था, फिर आता था, भागता था, आता था। वो लोग गांव वालों को भी डराते थे। गांव वाले से क्या बोलते थे? वही चंदा, खाना पीना। वो लोग क्या चाहते थे गांव वालों से? हम लोग के साथ में रहिए, घूरिए, लड़का लोग के चाहिए, हम लोग के साथ में रहेगा।